नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर आप सभी की जो क्लासेस है, स्पेशली बीएड वाली जितने यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए यहाँ पर जो क्लासेस डेली चलती है। तो काफ़ी लोग कहते हैं सर टाइमिंग, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने जो टाइमिंग मैंने पूरा दे दिया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इन टाइमिंग पे जो मेरी क्लासेस हैं आपकी चलती हैं। और इसके अलावा साथियों, अगर आप चाहते हैं फ्री पीडीएफ, अगर आप चाहते हैं कि आपको डेली बेसिस पर जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर लाइव में आता हूँ और लाइव आप लोग के जो सवाल होते हैं उनको मैं उठाता हूँ, पिक करता हूँ और आप लोगों के जवाब वहाँ पर लाइव आपको जो है देने का प्रयास करता हूँ। ठीक है। इसके बाद साथियों, अगर आप लोग बीएड की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करना चाहते हैं और अभी तक जो है एकदम तैयारी आपने शुरू भी नहीं की है, तो आप लोग ये हमारा जो पेड वाला बैच है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थ्योरी में सारी चीज़ें यहाँ पर जो आपको पढ़ाई जा रही है, पढ़ाई जा चुकी हैं, तो आप उन क्लासेस को रिकॉर्डेड देख सकते हो, उनको रिवीजन कर सकते हो और कम समय में अपनी जो तैयारी है बहुत अच्छी तरीके से जो है आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। और इस वाले टेस्ट सीरीज में आपको बहुत सारी जो चीज़ें मैंने प्रोवाइड की है, रीजनिंग का थ्योरी है, हिंदी का थ्योरी है, जीके का, जीएस का, ये सब थ्योरी तो है ही, साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा और आपको वहाँ पर कुछ पीडीएफ भी इंपॉर्टेंट जो आपको देखने को मिल जाएंगे बुक्स के रूप में। तो अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आपको हमारा ऐप जो है डीआरजी ऑफिशियल ऐप, इसको डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड करिए, यहाँ पर इसको ओपन करें, रजिस्टर करें। इसके बाद कोर्स वाले सेक्शन पे जाओ, वहाँ पर 2 4 आपको बैच मिल जाएगा। उसको जो है बाय नाउ पे क्लिक करके आप उसको बाई कर सकते हैं और बाई करने के बाद आपके पास एक्सेस मिल जाएगा। आप लोग परचेज वाले सेक्शन में जा करके उसको पूरा देख भी सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लेना है, जुड़ना है, तो आप लोग जाइए, इसको लीजिए। इस क्लास के बाद आप इसको जो है आराम से इसको देख सकते हैं और इसमें जा कर के अपनी तैयारी है अच्छी तरीके से जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसके अलावा आप सभी लोग यहाँ पर जो फ्री क्लासेस है इसको लेते रहिए। तो हम लोग क्लासेस की तरफ बढ़ेंगे। एक बार टाइमिंग फिर से जो है फ्री क्लासेस का जान लीजिए। तो पर चलिए बढ़ते हैं आज के इस सेशन की तरफ, आज के इस क्लास की तरफ। Okay, good afternoon, everyone. First of all, I welcome on your study channel, dear Guruji. I'm just going to tell you how can we identify passive voice from the sentences, from the options. Okay, so be ready and listen to me carefully to what I say. Yes, direction है. In the following questions, a sentence has been given in active and passive voice. Sentence जो दिया गया है वो active में है, passive में है. Out of the four alternatives suggested, out of the four alternatives suggested, जो alternative question है option में वो दिए गए हैं. Select the one, ऐसा कोई आपको एक select करना है which best expresses the same sentence in passive active voice. आपको वो करेक्ट जानना है, बताना है कि करेक्ट क्या है उसमें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, द मूवी क्रिटिक रोट ए सरकास्टिक रिव्यू, दिया है द मूवी क्रिटिक रोट अ सरकास्टिक रिव्यू। तो सबसे पहले ये पैसिव फॉर्म में है, हम इसके बारे में जान लेते हैं। एक्टिव और पैसिव फॉर्म। एक्टिव मीन्स कृतवाच्य होता है, इसमें कर्ता प्रधान होता है। क्या होता है? एक्टिव मीन्स ये कृतवाच्य होता है और इसमें कौन प्रधान होता है? कर्ता प्रधान होता है, कर्ता प्रधान होता है यानी मेन होता है। ठीक है, और दूसरा है कर्मवाच्य। पैसिव मीन्स क्या होता है? कर्मवाच्य। इसमें क्या प्रधान होता है? ऑब्जेक्ट यानी कर्म प्रधान होता है, इसमें कर्म प्रधान होता है। बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं कि पैसिव बनता किस चीज का है। ठीक, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जब कभी सेंटेंस में ऐसे होते हैं, सेंटेंस किसी में ऑब्जेक्ट होता है किसी में नहीं होता, तो हमेशा जिसमें ऑब्जेक्ट होता है पैसिव उसी का बनता है। जिसमें ऑब्जेक्ट होगा पैसिव उसी का बनाया जाएगा। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दो होते हैं। तो ट्रांजिटिव जिसमें ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होता कहां है? मेन वर्ब के बाद। जैसे द मूवी क्रिटिक ये सब्जेक्ट हो गया, रोट ये मेन वर्ब हो गया। अब मेन वर्ब के बाद ये क्या आया है? ऑब्जेक्ट। तो मेन ऑब्जेक्ट का स्थान हमेशा कहां आता है? मेन वर्ब के बाद आता है। हमेशा पैसिव फॉर्म ट्रांजिटिव वर्ब का बनाना है, यानी जिसमें ऑब्जेक्ट होते हैं उसका बनाना है।
ठीक, ऑब्जेक्ट होता कहां है, ये मेन वर्ब के बाद इसका स्थान होता है। किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के बाद वाला स्थान ऑब्जेक्ट का होता है। जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट आया है। सरकास्टिक रिव्यू, तो इसमें ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव बनाने का रूल है, जैसे हम स्ट्रक्चर बताए थे आपको का या सेंटेंस का, तो सेंटेंस में सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। तो हमने ये भी बताया था कि ये जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आए, जरूरी नहीं है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब भी आ सकता है। कब, जब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो या फिर पास्ट इंडेफिनिट में हो। रोट इट्स सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, सो वी कैन से इट्स पास्ट। ये सेकंड फॉर्म है रोट, किसका, राइट का, तो पास्ट में है। तो इसलिए सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, क्योंकि आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज नहीं करते हैं। ठीक, तो देखिए सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आ सकता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है, मेन वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो ऑब्जेक्ट वो पैसिव बनाने का जो रूल है उसमें हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक्टिव में सब्जेक्ट प्रधान होता है, कर्ता प्रधान होता है, उसी तरीके से पैसिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। ठीक, तो इसलिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता है पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्लस एमबी क्यूब यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। क्या, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एमबी क्यूब यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, हमेशा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब आप होगा आपको सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, सब्जेक्ट आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। अगर कोई नाम है तो उसका ऑब्जेक्टिव वही नाम होगा। बात समझ में आ रही है, अगर कोई नाम है तो उसका ऑब्जेक्टिव नाम ही होता है। आई का ऑब्जेक्टिव मी, वी का अस, ही का हिम, इस तरीके से हम सबका ऑब्जेक्टिव केस रखते हैं। कहां, तो पैसिव बनाने का रूल है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव अगर बना रहे हैं तो हर सेंटेंस में क्या होता है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। ठीक, कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। इतना आप बिल्कुल केयर रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। द मूवी क्रिटिक, ये सब्जेक्ट हो गया, रोट मेन वर्ब हो गया, ये सरकास्टिक रिव्यू, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। हमें पहले क्या लिखना है, अ सरकास्टिक रिव्यू लिखना है। सरकास्टिक रिव्यू हो गया, ये किसके स्थान पर हो गया, ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर हो गया। और ऑब्जेक्ट पैसिव बनाने के रूल में मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं ना। चलिए, अब सरकास्टिक रिव्यू तो मैंने कर दिया, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या लिखें, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, अगर रोट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट है, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज और वर का यूज करते हैं, वाज या वर का यूज करते हैं। ठीक है, अब हमें इसमें देखना पड़ेगा फिर कि इस ऑप्शन में क्या है कि नहीं है। पहले हम इसे बनाते हैं, सार्कास्टिक रिव्यू वाज होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमेशा हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखना पड़ता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब रखना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के स्थान पर यूज हुआ है ये सिंगुलर है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा, प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगा। बात समझ में आ रही है, चलिए ठीक है। अ सार्कास्टिक रिव्यू, अब हेल्प यहां रोट है, अगर रोट है यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पैसिव फॉर्म में यूज करने के लिए उस वहां पर वाज या वर का यूज करते हैं। तो अ सार्कास्टिक रिव्यू वाज, अब क्या लिखें, ऑब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। तो मेन वर्ब रोट है भाई, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटर्न होगा। हो गया। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट नहीं है, छोड़ दो। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां अब इसके बाद कॉम्प्लीमेंट होता, यहां पे क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद किसका स्थान आता है, कॉम्प्लीमेंट का स्थान आता है। तो कॉम्प्लीमेंट नहीं है, छोड़ दो। बाई लगाओ, मैंने बाई लगाया। अब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, द मूवी क्रिटिक, इट्स नेम,
इट्स पोस्ट। ठीक, तो आप यही कर सकते हैं, द मूवी क्रिटिक। मूवी क्रिटिक अगर ये ऑप्शन में है तो मतलब वो ऑप्शन सही है। इसे देखते हैं पहले। ए सार्कास्टिक रिव्यू इज रिटन बाय द मूवी क्रिटिक, इज नहीं होगा भाई, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ए रिव्यू व्हिच इज सार्कास्टिक वाज रिटन बाय द मूवी क्रिटिक, वी डू नॉट यूज व्हिच इन दिस सेंटेंस, सो ये भी गलत है। तीसरा देखते हैं सी, ए रिव्यू व्हिच इज सार्कास्टिक इज रिटन, देखो दो दो बार कहीं हेल्पिंग वर्ब लगता है और व्हिच भी आया है, इसका मतलब ये तो महागलत हो गया, ये तो बहुत बड़ा गलती है इसमें। ए सार्कास्टिक रिव्यू वाज, बिल्कुल सही, आपने ऐसा बनाया है, रूल फॉलो करते हैं। ए सार्कास्टिक रिव्यू, ए सार्कास्टिक रिव्यू है यहां तक, वाज लगाए हैं, वाज यहां पे है, रिटन है, रिटन है यहां पे, बाय द मूवी क्रिटिक, बाय द मूवी क्रिटिक, इसका मतलब ऑप्शन डी इज राइट हियर। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है। बात समझ में आई? तो हम किसी भी ऑप्शन को देखने के पहले क्या करते हैं, उसके रूल को फॉलो कर लेते हैं। अगर आप रूल फॉलो कर रहे हैं तो सिंपल सी बात, कभी कोई भी ऑप्शन गलत नहीं हो सकता। ठीक है, और करिए, हाँ इसी डालेंगे और आगे आप प्लस कर दीजिए क्या? आप प्लस करते चले जाओ, हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्लस नहीं दबाना है, एक ही क्वेश्चन हुआ था, बस इसके बाद आपको आगे चलता है, आप प्लस दबा दिया। I'm very sorry for that. So let's start for your next question. The painter painted the entire bungalow. The painter painted. The painter is subject here. Painted is main verb. The entire bungalow it's an object. कैसे पता है? क्योंकि पेंटेड मेन वर्ब है और मेन वर्ब के तुरंत बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। अब इसका रूल फॉलो करते हैं, फिर सबसे पहले सेंटेंस में क्या लिखें, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, फिर कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, फिर बाई लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। अगर आप इस पर रख देते हैं तो कोई भी सेंटेंस जो इस तरीके से है पैसिव फॉर्म में चेंज हो जाएगा वो। ठीक है, अब यहां पे देखिए यही रूल है, आप हमेशा अपने माइंड में इसे रख लीजिए कि यू हैव टू फॉलो दिस रूल, आपको इसे फॉलो करना है। ठीक है, द पेंटर सब्जेक्ट है, पेंटेड मेन वर्ब हुआ और मेन वर्ब के बाद जो आता है वही ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन याद रखना कि इसके पहले कोई प्रीपोजिशन ना लगा हुआ हो।
ठीक, जैसे अगर हमने कहा आई एम रीडिंग इन द क्लास, मैं क्लास में पढ़ रहा हूं, अब रीडिंग के बाद इन द क्लास आ गया है तो ये कॉम्प्लीमेंट हुआ, ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इतना केयर करना है आपको। तो सबसे पहले क्या रखें, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या लिखें, द एंटायर बंगलो। ठीक, द एंटायर बंगलो। एंटायर बंगलो कर दिया। पेंटेड, इट्स वर्ब की सेकंड फॉर्म, सो वी कैन से इट्स पास्ट आल्सो, सो वी यूज वाज। वाज क्यों, एंटायर बंगलो सेकंड सिंगुलर है इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब वाज यूज करेंगे। ठीक, पेंटेड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है। एंटायर बंगलो वाज पेंटेड बाय द, बाई लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट नहीं है भाई, ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है इसलिए मेन वर्ब के बाद क्या लगा देंगे हम, बाई लगाएंगे। और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, पेंटर, तो द पेंटर लिखेंगे, क्योंकि मैंने बताया है कि किसी नाम या पोस्ट का ऑब्जेक्टिव हमेशा वही नाम या पोस्ट होता है। टीचर एक पोस्ट है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है, द टीचर, बाय द टीचर होगा। अगर इस तरीके से सेंटेंस बना है किसी ऑप्शन में, अगर किसी ऑप्शन में ये सेंटेंस है तो वही ऑप्शन सही है। अब हम देखते हैं, द एंटायर बंगलो इज आया यहां पर। अब देखिए पेंटेड तो वर्ब की सेकंड फॉर्म थी इसलिए वाज या वर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, इट्स कंफर्म। तो इज आया है तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। चलो दूसरा देखते हैं, द पेंटिंग ऑफ द एंटायर बंगलो वाज डन बाय द पेंटर। देखिए यहां पे पेंटिंग, यहां पे जीरंड बना दिया गया है। ठीक, जीरंड ऑफ द पेंटिंग। पहली बात, जो ऑब्जेक्ट है, जैसा ऑब्जेक्ट है उसी ऑब्जेक्ट को ही हम यहां पर रखते हैं। तो एंटायर बंगलो ही ऑब्जेक्ट है तो यहां पर कहां हो पाएगा फिर, द पेंटिंग, द पेंटर पेंटेड द एंटायर बंगलो। ठीक, अब देखेंगे इसके बारे में। तो पेंटिंग यहां पे स्टार्टिंग में आ गया है जबकि ये कुछ नहीं है, पेंटिंग सेंटेंस में भी नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा देखते हैं ऑप्शन सी, द एंटायर बंगलो। आपने क्या लिखा पहले, आपने भी पहले ही एंटायर बंगलो लिखा है। ठीक, आपका सही है। वाज हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वो आपने भी वाज हेल्पिंग वर्ब लगाया है। पेंटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आपने भी लगाया है। बाई, बाई लगाया है आपने। द पेंटर, बिल्कुल सही। जिस तरीके से आपने सेंटेंस बनाया था सेम सेंटेंस ऑप्शन सी में है, इसका मतलब ऑप्शन सी ही सही है। ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि जब आप रूल फॉलो करेंगे तो रूल फॉलो करने से कभी भी डिस्टरबेंस नहीं होगा, हमेशा उस तरीके से चलता रहेगा वो। ठीक, तीसरा देखते हैं, राम वाज सिंगिंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर हिज मदर। ठीक, अब देखिए, राम वाज सिंगिंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर हिज मदर। एक चीज आप यहां कॉमन देखेंगे, कोई भी आईएनजी वाला फॉर्म रहेगा, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर। ठीक, तो उसमें हम प्रेजेंट, ये पास्ट है, हम पास्ट की ही बात करेंगे, फ्यूचर की नहीं। तो ये पास्ट है, तो पास्ट में हम देख रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट, वहां पर हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लगता है। क्या लगता है, बीइंग जुड़ता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट का पता लगाएंगे, राम सब्जेक्ट हुआ, वाज हेल्पिंग वर्ब हुआ, सिंगिंग मेन वर्ब हुआ, ब्यूटीफुल सॉन्ग, ए ब्यूटीफुल सॉन्ग क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, फॉर हिज मदर क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर यूज हुआ है। तो आपको ये जानना है कि रूल क्या है, उसी रूल पर अगर स्ट्रक्चर पर आप रख देते हैं तो सेंटेंस पैसिव फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब हो गया यहां तक, प्लस क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस होगा, प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस होगा। इस पर आप रख दीजिए, सेंटेंस बन जाएगा। एक चीज और भी है, कभी कभी ऐसा होता है जैसे टाइम दिया गया है तो उसे हम लास्ट में भी कर देते हैं। ठीक है, अगर टाइम दिया गया है सेंटेंस में तो लास्ट में कर देते हैं। टाइम डे हुआ, देखो टाइम के संबंध में केवल टाइमिंग की ही कि इतने बजे उतने बजे, पीएम एएम, इससे मतलब नहीं है, टाइम डे भी होता है। तो कब आएंगे, कल आएंगे, कल भी एक टाइम है। चलो, तो इसलिए हम ऑब्जेक्ट पहले रखते हैं।
ए ब्यूटीफुल सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय राम फॉर हिज मदर। ऑप्शन ए में मिल रहा है। तो हम पहले इसे देखते हैं। ठीक, अब ऑब्जेक्ट क्या है? ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या लिखना है हमें? ए ब्यूटीफुल सॉन्ग लिखना है। इतनी बात समझ में आई? ए ब्यूटीफुल सॉन्ग मैंने लिख दिया। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? वाज है और सिंगिंग यानी आईएनजी फॉर्म है। इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म हो तो हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग जोड़ेंगे। वाज या वर के साथ आईएनजी फॉर्म आया है तो सिंपल सी बात वहां भी बीइंग का यूज होगा। ए ब्यूटीफुल सॉन्ग वाज। वाज क्यों? क्योंकि राम भी सिंगुलर था और ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के स्थान पर यूज हुआ है ए ब्यूटीफुल सॉन्ग ये भी सिंगुलर है। तो सिंगुलर है सब्जेक्ट तो हेल्पिंग वर्ब सिंपल सी बात सिंगुलर ही होगा। इट इज एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद इट्स सब्जेक्ट। यही तो एग्रीमेंट हुआ है सब्जेक्ट और वर्ब का। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो उसके साथ आने वाली वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो उसके साथ आने वाली वर्ब भी प्लूरल। यहां जो सब्जेक्ट राम था वो अब कहां जाएगा? लास्ट में जाएगा। तो सब्जेक्ट के स्थान पर मुझे क्या रखना था? ऑब्जेक्ट रखना था, क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि पैसिव में कर्म प्रधान होता है, ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। जैसे एक्टिव उसे कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट प्रधान होता है। प्रधान का मतलब जो आगे रहता है, जो नेतृत्व करता है, जो लीड करता है, उसे हम प्रधान कहते हैं। तो यहां पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है पहले। ऑब्जेक्ट ए ब्यूटीफुल सॉन्ग सिंगुलर है इसलिए वाज। ठीक, अब बीइंग भी लगेगा। क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में है तो बीइंग लगेगा। बीइंग। अब क्या रखना है? हो गया ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रखना है। जब मेन वर्ब क्या है? सिंगिंग। सिंगिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा? सिंग का संग होगा। ए ब्यूटीफुल सॉन्ग वाज बीइंग संग, ठीक, बाई राम। ठीक है, अब यहां पे आप लिख सकते हैं फॉर हिज मदर। फॉर हिज मदर। चलिए अब हम इसमें देखते हैं ए ब्यूटीफुल सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय राम फॉर हिज मदर। आपने इस तरीके से बनाया है ना, रूल फॉलो करने से आपको ये मिला है। तो सिंपल सी बात, जिस ऑप्शन में ऐसा होगा ये सेंटेंस होगा, वही ऑप्शन सही है। चलो वैसे हम चारों ऑप्शन देखेंगे। ए ब्यूटीफुल सॉन्ग वाज sang। अब देखिए यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म बना दी गई है, जबकि मैंने आपको बताया है कि कोई भी सेंटेंस हो अगर पैसिव वॉइस में है तो सिंपल सी बात वहां पर वर्ब की केवल और केवल थर्ड फॉर्म ही आएगी और कभी कुछ नहीं आ सकता। तो यहां पे ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहां सेकंड फॉर्म है। आगे देखते हैं। ए ब्यूटीफुल सॉन्ग वाज संग बाय राम। अब देखिए यहां पर वाज के साथ बीइंग नहीं आया, क्योंकि मैंने बताया था आपसे कि कॉन्टिन्यूअस अगर है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब के साथ इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वाज बीइंग, वर बीइंग, जैसा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो वहां पे बीइंग होना चाहिए था, नहीं आया। तो इसका मतलब ये सेंटेंस भी रॉन्ग है। डी देखते हैं। ए ब्यूटीफुल सॉन्ग वाज संग, इसमें भी नहीं आया है। देखिए यहां पे बीइंग आना चाहिए था, नहीं आया है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही है, गलत है। आपको एक ऑप्शन सही मिला, जैसा आपने बनाया है सेम वैसा किसमें है? ऑप्शन ए ब्यूटीफुल सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय राम फॉर हिज मदर। दैट्स राइट। इसका मतलब है ऑप्शन ए इज राइट। चलिए फोर्थ क्वेश्चन। द फायर डिस्ट्रॉयड द होल नेबरहुड। फायर ने डिस्ट्रॉय कर दिया पूरे आस पड़ोस को। पास पड़ोस में आग लग गई और आग ने सबको तबाह कर दिया। वैसे हिंदी सेंस नहीं आ रहा तो डोंट माइंड यार, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो मैंने रूल बताया है उसी रूल पर आप रखते चले जाइए, सेंटेंस बनता चला जाएगा। आपको जो रूल बताया गया है उसी सेंटेंस, उसी रूल पर आप, उसी स्ट्रक्चर पर आप रखिए। क्या रूल था? हमने बोला था कि ऑब्जेक्ट रखना है तो ऑब्जेक्ट रखिए, हेल्पिंग वर्ब रखना है तो हेल्पिंग वर्ब होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, कॉम्प्लीमेंट होगा, बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस होगा। क्या होगा? प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस होगा। इस स्ट्रक्चर पर अगर रख देते हैं तो सेंटेंस पैसिव बन जाएगा, नो डाउट। ठीक,
अब देखिए, द फायर डिस्ट्रॉयड, फायर ने डिस्ट्रॉय कर दिया, विनाश कर दिया, बिल्कुल नष्ट कर दिया पूरे आस पड़ोस को। अब हम इस पर रखेंगे। अब इस ऑप्शन में से हमें यह नहीं पता है कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है, इसलिए हम रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, रूल फॉलो करते हैं। अब रूल पर रखते हैं द फायर इट्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्यों? क्योंकि भाई सब्जेक्ट के स्थान पर यूज हुआ है तो सब्जेक्ट है। क्यों है? क्योंकि इसके तुरंत बाद मेन वर्ब आ गया, डिस्ट्रॉयड, ये मेन वर्ब है। और मेन वर्ब के बाद क्या आ गया है? मेन वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। हमेशा याद रखना कहां रहता है ऑब्जेक्ट? पैसिव वॉइस में आपको ढूंढना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ही प्रधान बनाना है, इसलिए उसे पैसिव वॉइस कहते हैं, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। ठीक, अब यहां पे हम क्या करें? द होल नेबरहुड जो है ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है, ये ऑब्जेक्ट है, तो द होल नेबरहुड को हम कहां रखें? ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो मैंने रख दिया यहां पे द होल नेबरहुड। ठीक है, इतना समझ में आया ऑब्जेक्ट। अब यहां पे क्या रखें? हेल्पिंग वर्ब रखना है। स्ट्रक्चर यानी जो रूल है उसे आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कभी कोई सेंटेंस गलत नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब रखना है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिस्ट्रॉयड, फिर भी ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, और सेकंड और थर्ड दोनों है, लेकिन यहां प्रायोरिटी हम देंगे सेकंड फॉर्म को। क्यों? क्योंकि थर्ड फॉर्म सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद नहीं आता है। ठीक, सब्जेक्ट के तुरंत बाद बिना हेल्पिंग वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज नहीं होता है कभी, और न कभी यूज होगा। ठीक है, द फायर डिस्ट्रॉयड इट्स सेकंड फॉर्म। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज या वर ही यूज करते हैं। ठीक, अब यहां होल नेबरहुड ये सिंगुलर माना जाएगा, पूरा पास पड़ोस, तो वाज क्या होगा? वाज, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। अब क्या रखें? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। डिस्ट्रॉयड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, आपको खोजना भी नहीं पड़ा, डिस्ट्रॉयड। ठीक, ये डिस्ट्रॉयड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है। द होल नेबरहुड वाज डिस्ट्रॉयड, किसके द्वारा? अब कॉम्प्लीमेंट नहीं, कॉम्प्लीमेंट यही रहता है, नहीं है तो छोड़ दो, बाई लगाओ। उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव, द फायर का ऑब्जेक्टिव द फायर होगा। सेंटेंस क्या बनाया आपका? द होल नेबरहुड वाज डिस्ट्रॉयड बाय द फायर। अगर ये सेंटेंस किसी ऑप्शन में है तो वो ऑप्शन सही है, पता लगाते हैं। द होल नेबरहुड इज डिस्ट्रॉयड बाय द फायर। इज बिल्कुल नहीं होगा भाई, क्योंकि पास्ट में है, पास्ट में वाज या वर लगता है, यहां इज लगा हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए गलत है। द होल नेबरहुड वाज डिस्ट्रॉयड बाय द फायर। द होल नेबरहुड वाज डिस्ट्रॉयड बाय द फायर, हमने भी ऐसे ही बनाया है, तो ठीक है, यही ऑप्शन सही है। लेकिन हम और भी देख लेते हैं। द होल नेबरहुड वाज बीइंग। आप बताइए, यहां बीइंग आने का कोई मतलब नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वाज या वर के साथ अगर आईएनजी फॉर्म आया होता, डिस्ट्रॉइंग होता, या रिंगिंग, ईटिंग, इस तरीके से आईएनजी फॉर्म आया होता तो बीइंग लगता, और इस ऑप्शन में नहीं लगेगा बीइंग, फिर भी बीइंग दिया गया है, इसलिए ऑप्शन सी रंग है। डी देखते हैं। द होल नेबरहुड इज बीइंग, यहां भी इज और बीइंग, इसका मतलब इसमें भी नहीं आएगा, नवाज है और न बीइंग लगेगा, इसमें गलत है। इसका मतलब ऑप्शन बी, आप जिस तरीके से आपने सेंटेंस बनाया उस रूल पर रखकर, उस स्ट्रक्चर पर आपने सेंटेंस को रखा है, तो ये स्ट्रक्चर पर रखने से बना है द होल नेबरहुड वाज डिस्ट्रॉयड बाय द फायर। अब देखिए ऑप्शन बी, आपके सेंटेंस ऑप्शन बी में है आपका, तो इसलिए ऑप्शन बी इज राइट हियर। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम। चलिए, फिफ्थ, द मेड वैक्यूम्स एंड डस्ट्स। द मेड वैक्यूम किया, डस्ट किया, द हाउस एवरीडे। ठीक, करती है, मेड जो है वैक्यूम करती है, डस्ट करती है हाउस को, एवरीडे हर दिन करती है। एवरीडे द हाउस इज वैक्यूम्ड एंड डस्टेड बाय द मेड। ओह, एवरीडे द हाउस। अब रूल फॉलो, जो हमने स्ट्रक्चर बताया है उसे अपने जहन में आप बैठाए रहिए। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, देयर आर 4 ऑप्शंस एंड यू हैव टू फाइंड आउट correct option among 4, A, B, C and D. So let's start.
एवरी डे हमने आपसे क्या बोला था कि टाइम अगर आता है तो उसे पहले और लास्ट में किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर यूज होता है। तो ये देखिए यूज हुआ है तो इसे हम बीच में नहीं रखते टाइम कभी। एवरी डे द हाउस इज वैक्यूम्ड। अब देखिए सबसे पहले हमें ये देखना है द मेड, ये तो भाई सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट। अब उसके बाद यहां मेन वर्ब आया है, मेन वर्ब है वैक्यूम करना, ठीक, वैक्यूम्स यस लगा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ठीक है, किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है एक्टिव वॉइस तो पैसिव फॉर्म बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर का यूज करते हैं और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का। जिस तरीके से पास्ट में रहने पर हम वाज वर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते थे उसी तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इज, एम, आर यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या यूज करेंगे, इज, एम, आर। इज क्यों, जब सिंगुलर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा तो इज, आई रहेगा तो एम और प्लूरल रहेगा तो आर। चलिए देखते हैं अब हम। द मेड वैक्यूम्स एंड डस्ट्स द हाउस एवरी डे, ठीक, every day the house is vacuumed and dusted by the maid every day the house were vacuumed। भाई वर का कोई मतलब है नहीं यहां पर क्योंकि प्रेजेंट में है और ये पास्ट बना दिया गया है इसलिए गलत है। डस्टिंग, अब यहां पे डस्टिंग एंड वैक्यूमिंग ऑफ द हाउस एवरी डे इज बीइंग, यहां पे तो पूरी तरह अर्थ का अनर्थ कर दिया गया। यहां पर इज भी आया है तो बीइंग के साथ आया है, जबकि आपको बताया गया बीइंग जब आईएनजी फॉर्म इज, एम, आर या वाज वर के साथ आईएनजी फॉर्म आता है तब वहां पर हम किसका यूज करते हैं, बीइंग का। इसका मतलब ये भी गलत है। ये देखते हैं डस्टिंग एंड वैक्यूमिंग। अब देखिए अगर उसमें वैक्यूम से डस्ट से है तो हम इसे डस्टिंग एंड वैक्यूमिंग नहीं कर सकते। अब द हाउस एवरीडे वाज बीइंग यहां भी आ गया है, मतलब एक गलती नहीं, एक सेंटेंस में दो दो गलतियां हैं, तीन तीन गलतियां हैं। ऐसा आप कब पता लगा पाएंगे, जब आप रूल फॉलो करेंगे, स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, तब आपसे गलती नहीं होगी और ऑप्शन में आपको आइडेंटिफाई करने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए ऑप्शन डी भी गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही मिला। आपने जो रूल फॉलो किया, जिस स्ट्रक्चर पर रखा, उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, एवरीडे द हाउस इज वैक्यूम्ड। इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना था। मैंने अभी इसके पहले स्ट्रक्चर में बोला इज, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लगेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों, क्योंकि हर पैसिव फॉर्म में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये रूल है, ठीक। इज वैक्यूम्ड एंड डस्टेड बाय द मैड, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। प्लीज गाइड मी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लीज गाइड मी, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, ठीक। अगर किसी सेंटेंस में, ध्यान से सुनिए रूल, अगर किसी सेंटेंस में प्लीज या काइंडली आया है, ठीक, प्लीज या काइंडली आया है और पैसिव बनाना है, क्या बनाना है, पैसिव, तो वहां पर हम हमेशा यू आर रिक्वेस्टेड करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि यू जो होता है हमेशा सब्जेक्ट मान लिया जाता है इंपरेटिव में, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है ये। इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस शोज ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, प्रपोजल एंड विश विदाउट सब्जेक्ट। इट्स सब्जेक्ट यू ऑलवेज हिडन, हमेशा क्या होता है, हिडन होता है ये, तो इस लिखा नहीं जाता। इसलिए यहां रिक्वेस्टेड क्यों, क्योंकि प्लीज और काइंडली का मतलब ही क्या होता है, रिक्वेस्ट होता है। और पैसिव बनाना है तो थर्ड फॉर्म लिखना है, तो इसलिए रिक्वेस्ट का थर्ड फॉर्म क्या हुआ, रिक्वेस्टेड हुआ। बात समझ में आई। अब यहां पे देखिए अगर किसी ऑप्शन में लिखा प्लीज गाइड मी, तो प्लीज के स्थान पर आप रिक्वेस्ट करेंगे, यू ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट होता है यहां पर। आर, अब आर क्यों, क्योंकि ये भी प्रेजेंट में है भाई, और प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लगता है, ठीक, इज, एम, आर लगता है, और इन के साथ क्या लगेगा, आर ही लगेगा। यू आर रिक्वेस्टेड, इतना तो हो गया किसके लिए, प्लीज के लिए, और ये हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट हो गया। टू गाइड, क्या हो गया, टू गाइड मी।
अगर ये ऑप्शन किसी सेंटेंस में है, यू आर रिक्वेस्टेड टू गाइड मी, ये रूल को फॉलो किया गया है। अगर आप रूल फॉलो करते हैं तो आपको किसी भी ऑप्शन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत का तुरंत आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसलिए हमने जो भी बताया है आपको आपके रूल के अकॉर्डिंग बताया है। तो इसमें देखते हैं, प्लीज का मतलब यू आर रिक्वेस्टेड हो गया, टू गाइड मी, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गाइड मी इसमें मिल गया, ऑप्शन ए सही है। लेकिन फिर भी हम देखेंगे अभी यू हैव बीन, अब हैव बीन का यहां तो कोई मतलब है नहीं, ठीक, तो यहां पर ऑप्शन बी गलत है। आप मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि भाई यू आर रिक्वेस्टेड यूज किया जाता है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है यहां पर इंपेरेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट में होता है। तो यू वर रिक्वेस्टेड ये तो पास्ट में है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। यू आर बीइंग, बीइंग का यहां कोई मतलब है नहीं क्योंकि आईएनजी फॉर्म में नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा आपके रूल के अकॉर्डिंग, क्या होना चाहिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू गाइड मी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, क्यों करेक्ट है, क्योंकि जो रूल आपने फॉलो किया, जैसा आप रूल फॉलो करते हैं तो रूल के अकॉर्डिंग क्या बना, यू आर रिक्वेस्टेड टू गाइड मी। ओके, आप कोई भी सेंटेंस में जो ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी एंड डी, हमेशा आप इसी रूल पर रखिएगा जो आपको रूल बताया गया है। अगर आप उस रूल को फॉलो करते हैं तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द किड्स वर लाफिंग एट द ओल्ड लेडी। अब यहां पर क्या हो गया, सब्जेक्ट द किड्स हो गया, वर क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, लाफिंग क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, एट द ओल्ड लेडी क्या हो गया, ये क्या हो गया, द ओल्ड लेडी हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक, अब रूल आप फॉलो कीजिए। सेंटेंस में पहले क्या लिखना है, पैसिव का रूल क्या है, पैसिव का रूल है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट, फिर बाय, फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, आपको केस भी मैंने बताया, केस 4 होते हैं, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव, उसके 2 नाम हैं, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव, तीसरा पॉजेसिव केस, और चौथा कौन सा केस होता है, रिफ्लेक्सिव केस होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बात कर रहे हैं। आई, मी, वी, अस, यू, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, इट, दे, देम। किसी नाम का ऑब्जेक्टिव हमेशा क्या रखना है, नाम रखना है। तो किड्स, अब यहां पे सब्जेक्ट है, वर हेल्पिंग वर्ब है, लाफिंग मेन वर्ब है, एट द, हाँ ओल्ड लेडी ये ऑब्जेक्ट है। अब हम रूल फॉलो करते हैं, तो पहले क्या लिखें, द ओल्ड लेडी लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट पहले लिखना है पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट रखना है, यही रूल है। जो रूल आपको ये लिखा है यही आपका रूल है, इसे ही आपको हर सेंटेंस में फॉलो करना है। तो यहां क्या लिखें, द ओल्ड लेडी लिख दिया। अब क्या लिखें, वर है। एक चीज क्लियर कीजिएगा, हमने आपसे बताया था कि अगर इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म लगा है तो हेल्पिंग वर्ब बीइंग का भी यूज होगा। वाज वर के साथ आईएनजी फॉर्म है यानी पास्ट कंटिन्यूअस में है, क्या लगेगा, बीइंग, तब भी लगेगा। चलिए, लेकिन द ओल्ड लेडी, यहां पे किड्स था, प्लूरल था, क्या था, प्लूरल, यहां पे प्लूरल था सब्जेक्ट, इसलिए हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आया है। अब ओल्ड लेडी जो है ये सिंगुलर है, इसके साथ वाज आना चाहिए, क्या आना चाहिए, वाज। क्यों आना चाहिए, किड्स प्लूरल था, अब हम सब्जेक्ट को क्या बनाने, ओल्ड लेडी को सब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं। क्यों बनाने जा रहे हैं, क्योंकि ओल्ड लेडी जो है ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को पैसिव में पहले रखा जाना है, तो इसका मतलब जो पहले रखा जाएगा वही सब्जेक्ट होगा। तो हम इसके अकॉर्डिंग अब हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर है तो सिंगुलर होना चाहिए, तो वाज होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब देखिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रखना है। ठीक, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रखना है, तो लाफिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, बाय लाफ, लाफ फर्स्ट फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म इसका होना चाहिए लाफ्ड, क्या होना चाहिए, लाफ्ड, इट इज सेकंड एंड थर्ड फॉर्म दोनों है।
एट प्रीपोजिशन को हम अवॉइड नहीं करेंगे। द ओल्ड लेडी वॉज लाफ्ड एट बाय द क्या, बाय द सब्जेक्ट क्या है, किड्स ऑलरेडी सब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्टिव केस वही होगा, तो इसलिए हम यही रख देंगे, बाय द किड्स करेंगे। अगर ये सेंटेंस किसी ऑप्शन में है तो वो ऑप्शन सही होगा। चलिए पहले देखते हैं, द ओल्ड लेडी इज लाफिंग। देखिए इज आ गया जबकि सेंटेंस पास्ट में था, अब पैसिव में प्रेजेंट में बना दिया गया, इसका मतलब सेंटेंस पूरी तरह रॉन्ग। द ओल्ड लेडी वाज बीइंग लाफ्ड एट बाय द किड्स, आपने क्या बनाया, द ओल्ड लेडी वाज लाफ्ड एट बाय द किड्स। ठीक, अब यहां बीइंग आ गया है। ठीक, यहां बीइंग बिल्कुल आएगा क्योंकि आईएनजी फॉर्म में है। मैंने आपसे बताया था ना कि अगर आईएनजी फॉर्म में रहेगा तो क्या करना है, बीइंग लगाना है वहां पे, बीइंग लाफ्ड एट बाय द किड्स। इसके पहले मैंने आपको बता दिया है कि अगर कॉन्टिन्यूअस में है, चाहे वो प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में हो या फिर पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में हो, तो सिंपल सी बात वहां पर किसका यूज करना है, बीइंग का यूज करना है। द ओल्ड लेडी वाज बीइंग लाफ्ड एट बाय द किड्स, तो इसमें देखते हैं द ओल्ड लेडी वाज बीइंग लाफ्ड एट बाय द किड्स। आपने यही बनाया है, आपका जो सेंटेंस आपने जो बनाया है किस ऑप्शन में मिला है, बी में। चलिए ठीक है, लेकिन अभी हम और देख लेते हैं। द ओल्ड लेडी वाज बीइंग लाफ्ड बाय द किड्स। अब देखिए मैंने इसके पहले ही आपसे बात किया था, कभी सेंटेंस में किसी वर्ड को हम अवॉइड नहीं करेंगे। यहां पे एट प्रीपोजिशन को ही अवॉइड कर दिया गया है, इसलिए ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो गया। अब देखते हैं डी वाला। अब देखते हैं द ओल्ड लेडी वाज लाफ्ड कर दिया गया है, यहां पे बीइंग कहां गया फिर, क्यों बीइंग, क्यों, क्योंकि आईएनजी लगा हुआ है। देखिए वाज या वर्ब के साथ आईएनजी आएगा तो बीइंग लगेगा, और इसमें से बीइंग ही गायब कर दिया गया है। तो मतलब ए रॉन्ग है, सी रॉन्ग है, डी रॉन्ग है। आपका सेंटेंस किसमें मिला, बी में। द ओल्ड लेडी वाज बीइंग लाफ्ड एट बाय द किड्स, दैट्स राइट। क्यों, क्योंकि आपने रूल फॉलो किया। रूल फॉलो करने पर आपको कौन सा सेंटेंस मिला है, बी, मतलब बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, सुनीता विल बेक 2 डजन कपकेक्स फॉर द बेक सेल। बेक सेल के लिए सुनीता क्या करेगी भाई, 2 डजन कपकेक बेक करेगी। ठीक, चलिए अब हम इसमें क्या करेंगे, फिर ऑप्शन ए बी सी एंड डी। आपको बिल्कुल भी ऑप्शन पर अभी ध्यान ना देकर आपको किस पर ध्यान देना, आपको जो रूल बताया गया है उसे फॉलो कर लेते हैं। ठीक, बिल और सेल अगर किसी सेंटेंस में आ रहे हैं, ठीक है, बिल और सेल किसी सेंटेंस में आ रहे हैं तो सिंपल सी बात वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बी लगेगा। क्या, सेल बी, बिल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अब हम रूल फॉलो क्या करेंगे, रूल में हम फिर से एक बार बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, और यू कैन से ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द सब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द सब्जेक्ट। सो सुनीता विल बेक, सुनीता क्या है, सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, बेक मेन वर्ब है, सेकना, ये क्या है, मेन वर्ब है। हम आपसे फिर बोल रहे हैं, ऑप्शन में दिया गया था ना, हम अगर किसी सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन ही छोटा होता है, या आर्टिकल है या प्रीपोजिशन है, हम उसे अवॉइड नहीं करेंगे। अगर किसी ऑप्शन में सेंटेंस को अवॉइड किया गया है तो मतलब वो सेंटेंस ही ठीक नहीं है। हाँ, एक चीज आप और जान लीजिए, कभी कभी ऐसा होगा कि जैसे आप इसमें सेंटेंस देख रहे हैं, अगर इस सेंटेंस में जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, अगर ये किसी वर्ड में कम दिखाई देते हैं या फिर कॉमा लगे हैं, तो इसका मतलब वो सेंटेंस का ऑप्शन सही नहीं है।
वो ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं होगा। आपको भले नहीं आ रहा हो, लेकिन आप इसके बारे में परेशान मत होइएगा। कभी भी किसी सेंटेंस में अगर किसी वर्ड को अवॉइड किया गया है, वो ऑप्शन सही नहीं है। चलिए, फॉर द बेक सेल 2 डजन कुकीज विल बी बेक्ड बाय सुनीता। फॉर द बेक सेल 2 डजन कुकीज इज ए कुकीज इज सर, कुकीज तो कहीं है नहीं, कपकेक्स है। हो सकता है कुकीज बनाया गया है, ठीक है, कपकेक्स को ही कुकीज कह लेते हैं। चलिए, बेकिंग यहां पे आ गया। पहली बात, बेकिंग तो होगा नहीं। बेकिंग ऑफ 2 डजन कुकीज बाय सुनीता विल बी डन फॉर द बेक सेल, गलत है। बेकिंग ऑफ 2 डजन कुकीज बाय सुनीता इज डन फॉर द बेक सेल, दैट्स रॉन्ग, एक्सट्रीमली रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हम कभी जीरंड का यूज नहीं करते हैं, पार्टिसिपल का यूज नहीं करते हैं। जो जिस तरीके से वर्ड दिया गया है, हम चेंज क्या करते हैं? हम चेंज करते हैं वर्ब की फॉर्म को, हम चेंज करते हैं हेल्पिंग वर्ब को, हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस को। अगर उसमें ऑब्जेक्ट ज्यों का त्यों दिया गया है तो उसे ज्यों का त्यों रखते हैं, हम अपने हिसाब से उसे चेंज नहीं करते। और दूसरी चीज, कॉमन चीज आप बिल्कुल आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए। कॉमन चीजें, जैसे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। कॉमन चीज क्या है कि पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। अगर किसी वर्ड को किसी ऑप्शन में अवॉइड किया गया है तो वो ऑप्शन गलत होगा। तीसरा चीज है, अगर हम मेन वर्ब को देख रहे हैं, बेक है मेन वर्ब, इसका जीर्ण बना दिया जाए, पार्टिसिपल बना दिया जाए, कभी भी हम ऐसा नहीं करते हैं। ठीक, इनसे सेंटेंस की शुरुआत नहीं करना है आपको। क्यों? क्योंकि पैसिव में हमेशा सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? ऑब्जेक्ट से होती है। क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। उसमें किसे प्रायोरिटी देते हैं? ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं। सो टेक केयर फॉरएवर, हमेशा आप ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए सी में देखिए बेकिंग लिखा हुआ है, जबकि बेक्ड होना चाहिए था, है नहीं? क्योंकि हर पैसिव फॉर्म में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए सी और डी पूरी तरह गलत हो गया। अब इसमें हम देखेंगे, फॉर द बेक सेल 2 डजन कुकीज विल बी बेक्ड बाय द सुनीता। फॉर द बेक सेल 2 डजन कुकीज इज बेक्ड बाय द सुनीता। अब देखिए, अब यहां पे इज का क्या मतलब है? क्योंकि हमने बताया अगर फ्यूचर में है, सेल है, विल है, तो उसके साथ वर्ब बी का यूज किया जाता है। सेल है तो सेल बी, बिल है तो बिल बी। अब यहां पे ऑप्शन बी में इज लगा हुआ है, मतलब ऑप्शन बी भी गलत है। क्या बचा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि जो भी कंडीशंस हैं इसमें पूरे हो रहे हैं। बिल बी भी आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आई है, ऑब्जेक्टिव केस में सुनीता भी लिखा है, इसमें सारी कंडीशंस मौजूद हैं, इसलिए यह ऑप्शन क्या है? सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट अमंग 4, ए बी सी एंड डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द लेबर्स पेव्ड द एंटायर स्ट्रेच ऑफ द रोड। ओके, द लेबरर्स पेव्ड द एंटायर स्ट्रेच ऑफ द रोड। उसके लिए क्या करेंगे? वही ऑप्शन, बस जो मैंने रूल बताया है उसी रूल को फॉलो करते रहिए। वही रूल हर जगह फॉलो होगा क्योंकि वो कॉमन रूल है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, लिख दिया। क्या लिखे फिर? हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद क्या लिखना है? कॉम्प्लीमेंट। चलिए, बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द सब्जेक्ट, यही रूल है, इसी पर आप रख दीजिए, अपने आप बन जाएगा। चलिए, ऑब्जेक्ट हम पता लगाते हैं। अब पता लगाना क्या है? मैंने आपको बताया है कि ऑब्जेक्ट का स्थान कहां आएगा? हमेशा और हमेशा मेन वर्ब के बाद आएगा। कभी भी ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के पहले नहीं आता, या कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर नहीं आता, या हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर नहीं आता। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है कि हर सेंटेंस में जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज होते हैं सबका एक अलग निश्चित स्थान होता है और हम कभी किसी के स्थान को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने स्थान को अपने हिसाब से चेंज कर दिया, इसका मतलब आपने रूल को फॉलो नहीं किया, और रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो सारे ऑप्शन में से बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए ऑप्शन में ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कॉम्प्लीमेंट, बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, यू हैव टू फॉलो इट। ओके, चलिए, द एंटायर स्ट्रेच ऑफ द रोड। अब यहां देखिए, द लेबरर्स, ये क्या है? सब्जेक्ट हो गया,
पेव्ड मेन वर्ब हो गया, द इंटायर स्ट्रेच ऑफ द रोड ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, पेव्ड, पेव होता है, पेव के बाद ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो पास्ट है, और पास्ट है तो हेल्पिंग वर्ब वाज या वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वाज या वर होना चाहिए। इतना क्लियर? अब देखिए यहां इज आया है, ज्यादा दिमाग मत लगा के इस ऑप्शन को गलत कर दीजिए, क्योंकि इज नहीं होगा और कभी नहीं होगा। पेविंग, देखिए फिर इसे वर्ब को भी आईएनजी में कर दिया। पेविंग ऑफ द एंटायर स्ट्रेच ऑफ द रोड वाज डन बाय द लेबरर्स। अब देखिए डन यहां मेन वर्ब रख दिया गया है, ये तो पूरी तरह गलत ही हो गया है। जो वर्ब दिया गया है, जो फाइनाइट वर्ब है, हम उसी का यूज करेंगे। अपने मन से हम वर्ब को पैदा नहीं करते। ठीक, देखिए ऑप्शन ए और बी दोनों खत्म। क्यों खत्म? क्योंकि एक तो पास्ट में था जिसे प्रेजेंट में बनाया गया है, इसलिए खत्म। दूसरा चीज, इसमें वर्ब के होते हुए भी दूसरा वर्ब लगाया गया है। हम तब का कंडीशन बता रहे हैं जब आप रूल ना फॉलो कर पाते हो। ठीक है, तो इसलिए यहां पे क्या होगा? यहां पे डन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत। सी देखते हैं, द इंटायर स्ट्रेच ऑफ द रोड वाज आ गया भाई, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ गई पेव्ड बाय द लेबरर्स। ठीक है, यही ऑप्शन सही होगा सी। क्यों? क्योंकि पेविंग यहां भी लिखा गया है और हम वर्ब के फॉर्म को चेंज नहीं करते। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, कॉम्प्लीमेंट, बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, सब कुछ आया है यहां पर। क्यों? क्योंकि द पेव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वर्ब है, वर्ब के बाद ये द एंटायर स्ट्रेच ऑफ द वर्ड या ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज हुआ है, इसलिए हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा द एंटायर स्ट्रेच ऑफ द वर्ड। उसके बाद क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब वाज। क्यों वाज? क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और कोई भी वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट होती है। अगर पास्ट में एक्टिव फॉर्म है तो हम वहां पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज या वर का यूज करेंगे। किसका? वाज या वर का यूज करेंगे। देखिए वाज यहां पे यूज हुआ है। ठीक, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुआ है। बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, लेबरर्स का ऑब्जेक्टिव केस लेबरर है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कोई नाम हो या कोई पोस्ट हो, उसका ऑब्जेक्टिव वही लिख दिया जाता है। दिनेश का ऑब्जेक्टिव दिनेश होगा। ठीक, राम का ऑब्जेक्टिव राम होगा, टीचर का ऑब्जेक्टिव टीचर होगा, लेकिन आई का ऑब्जेक्टिव मी रखना है आपको, बी का ऑब्जेक्टिव अस रखना है आपको। इसलिए इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, ही मेल्ड हिज एप्लीकेशन फॉर ए न्यू जॉब। ही मेल्ड हिज एप्लीकेशन, मेल्ड, ही यहां क्या है? सब्जेक्ट है। ही क्या यहां पर? सब्जेक्ट हो गया। मेल्ड क्या है? मेन वर्ब हो गया। क्या है? मेन वर्ब हो गया। ये हो गया। हिज एप्लीकेशन, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज हुआ है। भाई सिंपल सी बात है, मेन वर्ब के बाद आया है, कोई प्रीपोजिशन इसके पहले नहीं लगा है, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है। तो अब यहां द एप्लीकेशन फॉर ए न्यू जॉब इज मेल्ड बाय हिम, यहां पे हिज ही हटा दिया गया। ऑप्शन ए गलत। द एप्लीकेशन फॉर ए न्यू जॉब वाज मेल्ड बाय हिम। द एप्लीकेशन फॉर ए न्यू जॉब, यहां पे चारों ऑप्शन में से हिज यूज नहीं हुआ है, हिज एप्लीकेशन फॉर ए न्यू जॉब होना चाहिए था। ही इज द मेलर, ये तो ऑप्शन मेलर ऑलरेडी गलत है, ऑप्शन सी गलत है। ही वाज द मेलर, ये भी गलत है। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर, द एप्लीकेशन फॉर ए न्यू जॉब, यहां पे हिज एप्लीकेशन होना चाहिए था, लेकिन यहां पे एक ऑप्शन में है द एप्लीकेशन फॉर ए न्यू जॉब, यहां पे है द एप्लीकेशन फॉर ए न्यू जॉब। वाज आएगा हेल्पिंग वर्ब, बिल्कुल सही है क्योंकि पास्ट में है। मेल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी सही है। बाय ही का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? हिम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि इसका रूल है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द सब्जेक्ट। ओके, इस पर आप रख देंगे, सेंटेंस बन जाएगा। सो B is correct among A, B, C and D. सरला changed the curtain, सरला ने कर्टन चेंज कर दिया। सरला ने क्या कर दिया? कर्टन चेंज कर दिया। अब यहां पे ऑप्शन देंगे ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब
मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस ऑफ द सब्जेक्ट। इस पर अगर आप रख देते हैं तो बन जाएगा। चलिए, सरला सब्जेक्ट है, सरला क्या है, सब्जेक्ट है। चेंज्ड मेन वर्ब है और ये किस में है, सेकंड फॉर्म में है, तो सेकंड फॉर्म किस में होता है, पास्ट में है। द कर्टन्स क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो यहां पर हमें क्या रखना है, सबसे पहले द कर्टन्स रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि ये पास्ट में वो ऑब्जेक्ट है। ठीक, वाज या वर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा क्योंकि पास्ट चेंज्ड, चेंज का सेकंड फॉर्म है, पास्ट में है, तो पास्ट में रहने पर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगता है। ठीक, तो सरला सिंगुलर, इससे मतलब है नहीं, कर्टन्स है, पर्दे, पर्दा जानते हैं ना जो घर पे लटकाया जाता है, तो वाज नहीं लगेगा, वर लगेगा, कर्टन्स वर। ठीक, चेंज्ड, उसके बाद क्या रखना है, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब चेंज्ड। कॉम्प्लीमेंट नहीं छोड़ दो, सब्जेक्ट क्या है, बाई सरला। अगर ये आपने जो रूल को फॉलो करके सेंटेंस बनाया है, अगर किसी ऑप्शन में ये सेंटेंस है, मतलब वो ऑप्शन सही है। सरला चेंजेज द कर्टन्स बिल्कुल गलत है क्योंकि चेंजेज नहीं होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। द कर्टन्स वर चेंज्ड बाई सरला, ऐसा आपने बनाया है क्या, द कर्टन्स वर चेंज्ड बाई सरला, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी करेक्ट है। लेकिन अभी फिर देख लीजिए, द कर्टन वाज चेंज्ड बाई सरला, देखिए यहां कर्टन्स था, यहां कर्टन आ गया है, इसलिए ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट। सरला वाज द वन बाई whom the curtains बिना मतलब वाला सेंटेंस है ये, इसमें हम किसी सेंटेंस में एक्स्ट्रा जोड़ते हैं और न कोई कम करते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। She will finish the thesis in a fortnight. In a fortnight. She will finish the thesis in a fortnight. She subject, will helping verb, finish main verb. या क्या है, मेन वर्ब है, किस टेंस में है, फ्यूचर में। एक चीज जान लीजिए आप, विल और सैल होने पर क्या होता है, विल या सैल होने पर पैसिव वॉइस में वहां क्या यूज किया जाता है, बी। ऑब्जेक्ट क्या रखना है, द थेसिस, द थेसिस रखना है। द थेसिस वुड बी बिल्कुल गलत है क्योंकि हम रिपोर्टेड स्पीच नहीं बना रहे हैं, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में विल का उड होता है और सैल का शुड, इसमें विल बी होना चाहिए, तो इसलिए वुड बी है, यहाँ पे गलत हो गया, ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। द थेसिस बिल फिनिश्ड बाय, ये भी पूरी तरह गलत है क्योंकि बी भी नहीं यूज हुआ है, बी यूज होना चाहिए। द थेसिस विल बी फिनिश्ड बाय हर इन फोर्टनाइट, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्यों, द थेसिस ऑब्जेक्ट है, विल बी फिनिश्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय हर, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, इन फोर्टनाइट ये टाइम है, लास्ट में आया है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ए फोर्टनाइट इज रिक्वायर्ड, ये पूरी तरह गलत है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। समवन हैज इनवाइटेड मी टू द क्रूसी, अब देखिए, समवन, एनीवन, नो वन, समवन, एनीवन और नो वन अगर किसी सेंटेंस में आया है, समवन, एनीवन या फिर नो वन अगर किसी सेंटेंस में आया है, इसका मतलब उसका सब्जेक्ट क्लियर नहीं है। अगर सब्जेक्ट क्लियर नहीं है तो बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव नहीं लिखते हैं, बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव नहीं लिखते हैं, सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है, ठीक है। जैसे समवन हैज स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरी पेन चुरा ली, अब ये तो क्लियर नहीं कि पेन किसने चुराई, इसका मतलब सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, तो आप वहां कर सकते हैं कि माई पेन हैज बीन स्टोलन, क्या कर सकते हैं आप, माई पेन हैज बीन स्टोलन कर सकते हैं। तो समवन यहां हैज सेंट इनविटेशन टू द क्रूसीज, ये बिल्कुल गलत है। आई हैड बीन, ये भी गलत है, क्यों, क्योंकि यहां पे मी ऑब्जेक्ट है, वही रूल लगेगा, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, इस पर रखेंगे हम। इस रूल पर आप रखेंगे, सेंटेंस कभी भी रॉन्ग नहीं होगा,
चलिए ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट मी है, समवन सब्जेक्ट हो गया, हैज हेल्पिंग वर्ब हो गया, इनवाइटेड मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो कभी भी किसी सेंटेंस की शुरुआत मी से तो होती नहीं है। जब हम मी, हिम, हर, दम या अस पाते हैं ऑब्जेक्ट के स्थान पर पैसिव बनाने के लिए उसका नॉमिनेटिव केस लिखते हैं, तो मी का नॉमिनेटिव क्या होगा, आई। ठीक, और यहाँ हैज है तो इसका मतलब परफेक्ट में है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है, हैव या हैज आया है एक्टिव में, तो पैसिव बनाने के लिए वहां पर बीन जुड़ जाता है, हैज बीन, हैव बीन लगता है। ठीक है, आई के साथ क्या लगता है, हैव बीन। इतना समझ में आया। अब देखते हैं इसमें, समवन हैज सेंट इसमें लिखा था तो रंग, हैड बीन आया है तो ये भी गलत है। आई हैव बीन इनवाइटेड टू द क्रूसीज, ठीक है, लेकिन यहां वाज आ गया है तो इसका मतलब ये गलत है, ऑप्शन सी सही है। बात समझ में आई। तो आपको रूल फॉलो करना है। ओके, लिली वाज मेकिंग ए फोर्ट, लिली वाज मेकिंग ए फोर्ट। अब देखिए वाज के साथ आईएनजी फॉर्म आया है, ये पास्ट कंटिन्यूअस में है। मैंने आपको बताया कि अगर वाज के साथ आईएनजी आए तो हेल्पिंग वर्ब में पैसिव वॉइस बनाते समय बीइंग का यूज करते हैं। अब वही रूल फॉलो कीजिए, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। लिली सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, मेकिंग मेन वर्ब है, एफोर्ट क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस में सबसे पहले एफोर्ट होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे वाज है, ये भी सिंगुलर था, एफोर्ट भी सिंगुलर है, इसलिए वाज आएगा। लेकिन याद रखना इसके साथ बीइंग लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने आपसे बताया इज एमआर या वाज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आया है तो वहां पर बीइंग का यूज होगा। एफोर्ट वाज बीइंग। ठीक, मेकिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, मेड होगा, बाय लिली। अगर ऐसा है किसी सेंटेंस में तो ठीक है। लिली मेड एफोर्ट पूरी तरह गलत है। एफोर्ट वाज बीइंग मेड बाय लिली, एफोर्ट वाज बीइंग मेड बाय लिली। आपने स्ट्रक्चर के आधार पर जो सेंटेंस बनाया है वो सेंटेंस किस ऑप्शन में है, बी में। बी सेंटेंस, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, सी फाउंड हिम लाइंग ऑन द रोड। देखिए यहां पे लाइंग जीरंड के रूप में आया है। अब हम जैसे जीरंड है, हम जीरंड को, पार्टिसिपल को, इन सारी चीजों को चेंज नहीं करते हैं। क्यों नहीं चेंज करते हैं, क्योंकि इसे नॉन फाइनाइट कहा जाता है और नॉन फाइनाइट किसी भी सीक्वेंस ऑफ टाइम या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। यही रीजन है कि उसका नाम नॉन फाइनाइट है। ठीक, उसे हम चेंज नहीं करते हैं। चलिए, ये भी सी सब्जेक्ट हो गया, फाउंड मेन वर्ब हो गया, हिम ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है, हमने आपसे अभी इसके तुरंत पहले बोला था, मी, हिम, हर, हस, देम। अगर ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज हुए हैं तो हमेशा पैसिव फॉर्म बनाने के लिए इसका नॉमिनेटिव केस लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका नॉमिनेटिव क्या होगा, ही। ठीक, फाउंड वर्ब की सेकंड फॉर्म है वाज। इतना क्लियर, ही वाज फाउंड। अब देखिए ये वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों है। अब यहां देखें, सी फाइंड से सेंटेंस की शुरुआत हो गई है, इसलिए ये पूरी तरह गलत है, क्योंकि सेंटेंस की स्टार्टिंग कहां से होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट से होनी चाहिए, और ऑब्जेक्ट हिम है, हिम का नॉमिनेटिव क्या होगा, ही होगा। चलिए, सी फाइंड हिम, ये भी पूरी तरह गलत है क्योंकि सी से नहीं होगा। ही वॉज फाउंड लाइंग ऑन द रोड, बिल्कुल सही है ऑप्शन सी। क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर के आधार पर सही है। इस बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि पास्ट में है तो प्रेजेंट में कहां हो पाएगा, इसलिए ऑप्शन सी सही है। She made a very remarkable observation. She made a very remarkable observation. A very remarkable observation. ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब आया ही नहीं है कहीं भी। आप पूरा सेंटेंस देखिए, हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है। A very remarkable observation is आया है यहाँ पे, जबकि यहाँ made है, ये पास्ट में है। किसमें है, पास्ट में है, यहाँ इज आया है, मतलब ये भी गलत है। ए वेरी रिमार्केबल ऑब्जर्वेशन मेक, अब यहाँ मेक का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ये तो भाई थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, यहाँ थर्ड फॉर्म यूज होना चाहिए, तो मेक आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन डी ही सही होगा क्योंकि इसमें होना चाहिए ए वेरी रिमार्केबल ऑब्जर्वेशन वाज मेड बाय हर, दैट्स राइट। ओके, ये बिल्कुल सही है। निशा हैज रंग द बेल, निशा ने बेल को रंग किया, रिंग कर दिया उसने। तो हैज ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। और मैंने कहा कि अगर हैज या हैव आता सेंटेंस में तो पैसिव बनाते समय उसी के साथ बीन जुड़ जाता है।
ठीक, ऑब्जेक्ट क्या है, निशा सब्जेक्ट हो गया, हैज हेल्पिंग वर्ब हो गया, रंग मेन वर्ब है, रंग मेन वर्ब है, थर्ड फॉर्म में है। याद रखना, क्योंकि कोई भी सेंटेंस अगर वर्ब अगर हैज या हैव के साथ यूज हुआ है तो हमेशा और हमेशा थर्ड फॉर्म में ही रहेगा और कभी किसी फॉर्म में नहीं होता। द बेल ऑब्जेक्ट है, तो यहां ऑब्जेक्ट क्या होगा, द बेल। अब हैज है, निशा भी सिंगुलर था, बेल ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर है, इसलिए हैज बीन। द बेल हैज बीन, रंग ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, ठीक, बाई हैज बीन, रंग बाई निशा। अगर ऐसा किसी ऑप्शन में है तो सही है, वैसे भी आप देख सकते हैं द बेल हैज बीन रंग बाई निशा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि इसमें वाज बीइंग आया है, गलत है। द बेल वाज रंग बाई निशा, द बेल वाज रंग बाई निशा बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ हैज था, यहाँ वाज होता ही नहीं है। द बेल हैज बीन रंग बाई निशा, द बेल हैज बीन रंग बाई निशा, दोनों एक ही लिखा है। द बेल हैज बीन, बीइंग यहाँ लिख दिया गया, इसलिए ऑप्शन डी भी गलत है। मतलब बी सी डी तीनों ऑप्शन गलत है। आपने रूल जो फॉलो किया उसके अकॉर्डिंग ए सेंटेंस में मिल रहा है, ए ऑप्शन में मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन ए क्या है, सही है। द केबल वायर हैज बीन कट, केबल का वायर इधर कट गया है, ठीक, तो केबल वायर हैज बीन कट। अब देखिए, अब ये किसमें है, द केबल वायर हैज बीन कट, तो सिंपल सी बात, वर्ब की हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है और हैज बीन कट आया है, तो सिंपल सी बात यार पास्ट में है, क्योंकि हैज बीन के साथ कभी भी एक्टिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती है, कभी भी एक्टिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती है हैज बीन के साथ, ठीक। तो समवन हैज बीन कट द केबल वायर, ठीक है, समवन हैज बीन कट द केबल वायर नहीं होगा, हैज बीन कट द केबल वायर, क्योंकि हैज बीन के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म आते हैं तो ऑलरेडी पास्ट में है, पासिव में है, तो इसका एक्टिव हमें जानना है। तो क्योंकि इसमें पासिव वो सब्जेक्ट नहीं है, नो वन हैज कट द केबल वायर, नो वन हैज कट द केबल वायर, नो वन इसका सब्जेक्ट निगेटिव में नहीं बनाना है, होता भी नहीं है। द केबल वायर हैज कट समवन, ये भी गलत है, ये सही है, समवन हैज कट द केबल वायर, समवन हैज कट द केबल वायर, किसी ने केबल वायर कट कर दिया, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। दे वेस्ट मच टाइम ऑन ट्रिफल्स, क्या कर दिया, उन्होंने टाइम को ज्यादा वेस्ट कर दिया। दे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वेस्ट मेन वर्ब है, लेकिन याद रखना दे वेस्ट करते हैं टाइम वेस्ट ज्यादा, ठीक, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ इज एम आर लगेगा, ठीक। दे वेस्ट मच टाइम ऑन ट्रिफल्स, तो मच टाइम वाज वेस्टेड ऑन ट्रिफल्स। अब यहाँ पे ना बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस है, कुछ है, ऑप्शन ए गलत है। मच टाइम विल बी वेस्टेड ऑन ट्रिफल्स, इसमें भी दे गायब कर दिया गया है, क्यों, मैंने आपसे कहा कभी किसी वर्ड को आप अवॉइड मत कीजिएगा। मच टाइम इज वेस्टेड बाई देम ऑन ट्रिफल्स, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस भी है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, ए बी एंड डी इज इनकरेक्ट। रोहन गेव द बेगर एन ओल्ड शर्ट, ओल्ड शर्ट दिया, क्या दिया, ओल्ड शर्ट दिया, किसे, बेगर को। द रोहन गेव द ओल्ड बेगर, गेव द बेगर एन ओल्ड शर्ट, पुरानी शर्ट दिया, सब्जेक्ट हो गया है, यहां मेन वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट को यहां पहले क्या लिखे, द बेगर वाज गिवन एन ओल्ड शर्ट, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, प्लस कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। यहाँ पर कभी भी आप रूल को फॉलो करेंगे तो सेंटेंस कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, द बेगर लिख दिया, क्यों है, क्योंकि उसके स्थान पर यूज हुआ है बेगर। गेव है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वाज लगेगा, ठीक, गिव वाज गिवन। अब यहाँ कॉम्प्लीमेंट क्या है, एन ओल्ड शर्ट, एन ओल्ड शर्ट किसके द्वारा, बाय रोहन। अगर ये किसी सेंटेंस में है सही है, एंड ओल्ड शर्ट वाज गिवन, ये भी गलत है।
एन ओल्ड शर्ट वाज गिवन टू द बेगर बाय रोहन, ये भी गलत है। द बेगर वाज गिव एन ओल्ड, गिव आया वर्ब की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म होना चाहिए। देन ओल्ड शर्ट वाज गिव टू द, सॉरी यहाँ पे एन ओल्ड शर्ट वाज गिवन टू द रोहन बाय द बेगर, नहीं गलत है ये, क्योंकि रोहन ने दिया है बेगर को। एन ओल्ड शर्ट वाज गिवन टू द बेगर, द बेगर वाज गिव, ये ओल्ड शर्ट यहाँ ऑब्जेक्ट था, सॉरी मैंने यहाँ बेगर लिख दिया है, यहाँ पे एन ओल्ड शर्ट होना चाहिए, एन ओल्ड शर्ट होना चाहिए, वाज गिवन, इसका मतलब ये ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, विद बेस्ट विशेस एंड बेस्ट ऑफ लक।